बाजार बोलता है इसमें एफ का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स और थोड़े से ध्यान देने वाले हैं। तो पहले डी आईज एफ का डेटा देखिए। कल 3760 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए एफ आईज, 6224 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए डी आईज। तो डी आईज जितने एग्रेसिव हो रखे हैं, मतलब डबल ऑलमोस्ट बाय करते हैं डेली। एफ आईज जितना सेल करते हैं उससे डबल का बाय करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा इस समय चल रहा है एफ आईज वर्सेज डी आईज। लेकिन ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो डाउ करीब 180 अंक गिरकर बंद हुआ। शंघाई में, हैंसेंग में, निकाई में रेड मार्क बना हुआ है और शंघाई और हैंसेंग में करीब 0.25% तक की गिरावट है। कोस्पी ग्रीन मार्क में जरूर बना हुआ है। मिले जुले संकेत हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट है। तो नियोजन सॉफ्टवेयर करीब 8.5% ऊपर है। डीबी रियलिटी, ज्योति सीएनसी, एमएमटीसी और कार्ट्रेड, इन सभी में 5 से 7.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज प्रेशर में हैं, जहां पर ज़्यादा गिरावट है। तो टीटीएमएल अच्छी तेजी के बाद आज 5% नीचे। एरिस लाइफ साइंस करीब 4.25%। त्रिवेणी 3%। केन्स में कल की तेजी के बाद 3% की गिरावट। हालांकि पिछले एक हफ्ते में इस काउंटर में देखोगे तो पहले 30% गिरा, फिर कल अच्छा खासा चला, आज फिर थोड़ा सा प्रेशर में। पेटीएम करीब 2% नीचे। आगे बढ़ते हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि अमेरिका से होते हुए देखने को मिलेगा वो है फेड की मीटिंग की घोषणा है और उसमें 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रचित भाई कैसे देख रहे हैं, फेड कुछ असर डालेगा भारतीय बाजार पर? देखिए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कहीं ना कहीं हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ विवेक सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें नोट करना होगा, ये कमेंट्री कैसे करते हैं। मतलब यूजुअली हमने देखा है कि थोड़ा ना कॉन्ट्रेरियन हो जाती हैं चीज़ें कि आपने रेट कट भी कर दिया और फिर आप सुना के चले जाते हैं कि दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज एंड वी माइट कम बैक एग्रेसिव, और अभी रेट कट नहीं आएगी। या एक कमेंट्री ऐसे आती कि नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, इज इन चेक, सारी सिचुएशन ठीक दिख रही है, आने वाले समय में ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहने वाला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो आगे का डायरेक्शन कैसे देते हैं। 25 बेसिस पॉइंट कट होता है, अगर कोई डायरेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कोई मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली आपको एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। 25 बेसिस पॉइंट कट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आता है तो भी आपको एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा। और 25 बेसिस पॉइंट कट के साथ पॉजिटिव कमेंट्री मार्केट के लिए, लिक्विडिटी के लिए और आगे फर्दर रेट कट्स के लिए आती है तो एक रिजॉइसिंग इम्पैक्ट होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखें अभी आरबीआई की पॉलिसी आई है और उसके बाद बैंक निफ्टी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। कल भी आप देखें जो रिवर्सल था वो हमारे बैंक निफ्टी ने ही दिखाया था। अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में बैंक निफ्टी के लेवल्स रह गए थे। अभी भी आप देखें एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी आपको दे रहा है। दो आज ऑटो भी एक सपोर्ट कर रहा है बट बैंक निफ्टी अपना एक रिलेंटलेस सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। 59,500 जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। मेरी समझ से जिस तरीके से टेक्निकल्स दिख रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट कट के साथ एक नॉर्मल टू बुलिश कमेंट्री ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि आगे मार्केट को थोड़ा सा और अपसाइड देने का दमखम रखती है। बिल्कुल ठीक है। वरुण जी, फटाफट से कुछ एक बैंक्स देखिए, कुछ मूव आएगा क्या किसी में? फेड कट आएगा अगर रचित जी बता रहे हैं, वो 90% ऑलमोस्ट श्योर हैं। और रचित जी उन सर्वे के ट्रेडर्स के साथ हैं जो कि दुनिया भर में हैं। 90% लोग सर आज ये मानने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाएगा। तो आप भी उसी सर्वे का पार्ट हो सकते हैं या आपकी सोच शायद चली गई हो वहाँ तक, कोई बात नहीं। लेकिन वरुण जी कुछ शेयर बताएं। जी, देखिए विवेक जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमारा पॉजिटिव व्यू है और हमने वो ट्रेड हमारा एक्टिव भी है। तो करीबन 80-81 के आसपास वो ट्रेड चल रहा है और आप कल के सत्र में भी देखेंगे काफ़ी अच्छे लेवल से हमें बाउंस मिला है। करीबन शॉर्ट टर्म के लिए 85-87 का टारगेट है और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर आ सकता है। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। साथ ही में आप देखेंगे तो एयू बैंक पर हमारा काफ़ी अच्छा एक रुझान था करीबन 800-850 के लेवल से जब ब्रेकआउट मिला था एयू बैंक पर। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो 52 वीक हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये बैंक। और करीबन 1007 के आसपास के यहाँ पर हाई लगे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्टिव बैंकिंग पॉकेट्स में काफी अच्छा यहाँ पर हमें जो मूवमेंट मिल रहा है। साथ ही में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर हमारा पॉजिटिव व्यू था और वहां पर भी आप देखेंगे तो एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए थे। हाल फिलहाल वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चल रहा है। बट यहाँ पर ओवरऑल आप बैंकिंग देखेंगे, इवन लार्ज कैप भी आप देखेंगे
HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। अगर शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो 965 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक में बने रह सकते हैं। करीबन 1020 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 1020 हमें क्लियर करता है यहाँ से तो 1050 1060 के टारगेट भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा पॉइज्ड है। बट यहाँ पर विवेक जी थोड़ा सा वही हमें नजरिया रखना पड़ेगा कि क्या कमेंट्री आती है फेड की तरफ से, और उनका बिल्कुल। जैसे रचित जी ने बताया कि क्या कमेंट्री आ रही है, उस पर हम्म, हमारी नज़र रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होगी। बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिल्वर में लगातार तेजी बरकरार है और ये कहाँ जाकर रुकेगी, अब तो लोग खुद परेशान हो गए। रशीद भाई, ज़्यादा तेजी भी परेशान करती है और ज़्यादा मंदी भी परेशान करती है। स्टॉक मार्केट की मंदी और गोल्ड सिल्वर की तेजी दोनों परेशान करने लगी है। ट्रेडर्स दोनों साइड पर साइडलाइन होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अब 1,87,000 के पार पहुंच चुकी है सिल्वर, और इंटरनेशनल मार्केट में $60 पर ऑन्स के पार पहुंच चुकी है। गोल्ड भी $4200 पर ऑन्स के पार इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है। अमेरिका में ब्याज दर कटौती की उम्मीद से चमक रहे हैं सोना चांदी। कैसे देख रहे हैं सर, कुछ एक कंपनीज जो कि इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं इनसे प्रभावित होती हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक और गोल्ड फाइनेंस कंपनी लाइक मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, इन सभी में कोई पर्टिकुलर शेयर जो आपकी रडार पर हो? सर देखिए, डेफिनेटली सिल्वर आप देखें जिस तरीके से मूव कर रहा है। ईयर के स्टार्टिंग में जब हम लोग ये बातें करते थे कि अभी कंटिन्यूड एक मूवमेंट रहेगा, देयर वाज अ टाइम जब गोल्ड सिल्वर इन सिंक रहता था। और हम्म, सिल्वर बिकॉज उसका एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे जिसके कारण से हम सिल्वर में थोड़े से बुलिश थे। तब ये बातें होती थी तो बड़ी वेग बातें लगती थी, मतलब वेरी फ्रैंकली इफ आई टेल यू, आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार सुमित सर के साथ शो किया था या आपके साथ भी शो में हमने वेग टारगेट्स थे 1.82 तक के, अब वो आते हुए दिख रहे हैं। इफ यू आस्क मी पर्सनली विवेक सर, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी ये आ जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आएगा बट एक ग्रेजुअल तरीके से आएगा। जिस तरीके से स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है, मैं समझता हूँ अभी भी आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड बाय द टाइम वी एंटर इन दी H1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, एक प्रोबेबिलिटी दिखा रही है कि सिल्वर आपके इन लेवल्स को भी ब्रीच करके 224 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 2,24,000 25,000 के लेवल भी दिखा दे तो हमें बहुत ज्यादा शॉक नहीं होना होगा। इसमें सबसे अच्छा काउंटर जो अभी पोजीशन लग रहा है, हिंदुस्तान जिंक मुझे अच्छा लग रहा है। और डेफिनेटली सर इसमें और अपसाइड अभी मैं समझता हूँ आपको देखने को मिल सकता है। 548 तक के मूवमेंट आपको बहुत नियर टर्म में ये करता हुआ दिखा सकता है, बट एक अप मूव कर चुका है तो एक स्टॉप लॉस भी जरूरी हो जाता है। कभी भी आपको ये 478 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखे तो एक बार आप चाहें पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं, बट अभी अपसाइड ही इंटैक्ट दिख रहा है। ठीक है। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट भारत में मेगा निवेश कर रही है। 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, और कल प्रधानमंत्री से उनके सीईओ ने मुलाकात की। अगले 4 साल में निवेश किया जाएगा। भारत में एआई इंफ्रा बनाने पर खर्च करेगी माइक्रोसॉफ्ट। वरुण जी, कोई काउंटर जो कि एआई और आईटी से जुड़ा हुआ है? आप तो हैदराबाद में बैठते हैं, पूरा माहौल ही उस तरह का है, तो एआई में कोई आपको पसंद है कंपनी? जी विवेक जी, देखिए आईटी इंडेक्स पर ओवरऑल हमारा एक अच्छा बुलिश व्यू था, और करीबन 34,000 के आसपास के लेवल से हमने यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन किया था। और करीबन 38,000 38,500 के लेवल आईटी इंडेक्स पर मिले हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम या कोफोर्ज आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर आप कर रहे हैं। जैसे आईटी इंडेक्स में जो गिरावट थी, या जो हैवीवेट लार्ज कैप इंफोसिस या टीसीएस थे, वहां पर जो हमने डाउन साइड देखी, वहां पर या कोफोर्ज या परसिस्टेंट सिस्टम में हमने देखने को नहीं मिली। पर जब आईटी इंडाइसिस रिवर्स हुआ, तब आप देखेंगे तो सबसे पहले चलने वाले शेयर्स परसिस्टेंट सिस्टम कोफोर जी थे। तो यहाँ पर काफी अच्छा अभी भी आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर में। तो वो दो शेयर आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। रचित भाई, आप किसी पर्टिकुलर एआई स्टॉक की तरफ देखते हो, या वैल्यूएशन इतनी दूर हो चुकी है कि आप उनसे दूर ही रहते हो? नहीं नहीं सर, देखिए हमने पहले भी ये बात करी थी कि हम अभी उस तरीके से मूव कर नहीं पाए हैं। जिस तरीके से पूरा का पूरा एक स्पेस मूव कर रहा है, मैं भी सर के साथ इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छा ही लगता है। उसके साथ साथ कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, मतलब जैसे एक जब भी हम एआई की बात करते हैं, जिस तरीके से एनवीडिया का इन्वॉल्वमेंट है नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड के ऊपर, और ये सर ऑफ आइस बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। देखा था हमने इस साल ही जिस तरीके से ये पूरा मूवमेंट करता हुआ गया था, फिर अराउंड 4500 के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा, अच्छा कूल ऑफ किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। नेटवेब टेक ये एक स्टॉक होगा जिसपे मैं थोड़ा सा एक बुलिश अपना स्टांस मेंटेन रखना चाहूंगा।
और अच्छा करेक्ट कर लिया है, यहाँ से अपसाइड ही दिख रहा है। अगर आप बहुत इमीडिएट लेवल पे पूछें कि क्या लेवल्स आ सकते हैं, तो 3480 बहुत जल्दी आपको ये दिखा सकता है। और ये मतलब इस साल इसने बहुत बार ऐसा हाई बीटा मूवमेंट दिखाया है, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 3800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। हम्म। एक करेक्शन आ गया है तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो नहीं लग रहा, बट एक हाँ स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। 2980 के स्टॉप लॉस के साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में आप अपनी पोजीशन एक बार देख सकते हैं। ये एक बाउंस बैक के लिए पूरी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो नेटवेब टेक बाउंस बैक की तैयारी करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर सर को एआई में एक स्टॉक पसंद आया बिल्कुल। और कल कंपनी के जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला साहब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे और मोदी जी ने भी पूरा एक ट्वीट करके बताया कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करने जा रही है। लेकिन देखिए सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए मोदी जी मुलाकात करते हुए कंपनी के सीईओ से, और ये एक अच्छी चीज़ है। रचित भाई ये बताइए, ये फ़ोटो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान तो नहीं कर रही कि हम तो अभी ट्रेड डील कर नहीं पाए हैं, हमसे तो इंडिया इतनी ज़्यादा मतलब बार्गेन कर रहा है और यहाँ हमारी कंपनियां जाकर पहले ही डील करती जा रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट को फटकार तो नहीं लग रही है? सर मेरे को ना बहुत सारी चीजें, मतलब हम ना ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग और मेरी सर बातें लंबी खिंच जाती है, ओपनिंग कमेंट्री मैं इसलिए मतलब ना चाहते हुए भी लंबी ना हो, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स नहीं कवर करता हूँ। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे तो एक चीज विवेक सर, और क्योंकि आप और मैं मतलब आपकी शागिर्दी में जो मैंने सीखा है कि अरे मैं भी थोड़ा सा फंडामेंटल और ये सारे ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। मुझे तो पहले ये बताइए, ये रशिया का विजिट क्यों था? और अगर ये अमेरिका था, अमेरिका वालों को ये बताने के लिए कि हमारी और रशिया की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। हाँ मतलब और तो कुछ हुआ नहीं ना, मतलब ये अभी तक कोई न्यूज आई नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक थोड़ा सा आपका फर्टिलाइजर को लेके बात हो गई, इतनी बातें थी। डिफेंस स्पेस में डील होगी, कहीं ना कहीं पावर सप्लाई में डील होगी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज के बारे में बातें होंगी, या तो हो गई, बाहर नहीं आ रही हैं। तो एक वो फैक्टर था, और उसके चलते ट्रम्प साहब को कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने बोल दिया चावल पे ड्यूटी। और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से स्टॉक्स आपके एलटी फूड्स हैं, केआरबीएल हैं, ये करेक्ट करते हुए दिखे। बट ये भी मैं आपको बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आपको एक दो दिन में जरूर देखने को मिल जाएगी चीज। इंडिया पे क्या करते हैं नहीं करते, माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगा। एंड दिस इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। जिस तरीके से ये लोग सब आके आउट एंड ओपन ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, मतलब आपको पता है कि वो किस तरीके के हैं और क्या हो रहा है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो ये एक और चीज रिफ्लेक्ट करती है कि सर कहीं ना कहीं डर भी ना खत्म सा होता आ रहा है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो हमारा एक डर था, जो उनकी सारे अनाउंसमेंट्स को लेके हम इतना सीरियस हो गए थे और मार्केट इतना नीजक रिएक्शन दे रहा था, अब मार्केट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एलटी फूड्स जिसकी अभी हम चार्ट देख रहे हैं, इसका तो तब भी थोड़ा सा प्रेजेंस है यूएस के सप्लाई में। बट केआरबीएल आप देखें, कल ऑफलोज बहुत अच्छा कवर करता हुआ गया, आज भी नए हाई की ओर ट्रेड करता हुआ जा रहा है। इतना हमारा सप्लाई था नहीं जितना हम स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके चले गए थे। तो ठीक है, इट हैपेंस। और अब वही है सर, अब वो बस बात करने वाली बात रह गई है। ट्रेड डील भी कब होगी क्या होगी, ये डर धमकी इनकी चलती रहेगी। बहुत ज्यादा रिएक्शन मुझे नहीं लगता आएगा, बट हाँ नीजक जरूर आ सकता है। नीजक आ सकता है, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए पूरी दुनिया 7 महीने 8 महीने हो गए भारत अमेरिका ट्रेड डील और यूरोप की ट्रेड डील सुनते सुनते परेशान हो चुकी है, मतलब भारतीय इन्वेस्टर और भारतीय लोग। तो अब देखिए 2 चरण में बातचीत हो रही है। भारत यूरोप की बातचीत अलग चल रही थी, जो कि अंतिम दौर की बातचीत है। डेडलाइन इस साल के अंत तक डील करने की है, बताने की है। यूरोप की टीम 3 दिसंबर को आ गई थी, उनके जो कमिश्नर थे वो 7 दिसंबर को आए थे और कल तक वो रहे, उनकी टीम पूरी भारत में रही। अभी तक टेक्स नहीं आए हैं कि क्या कुछ हुआ डील में। अगेन वही स्थिति कि फिर कन्फ्यूज़न में हम हैं। आज अमेरिका का ट्रेड दल भारत आ रहा है बातचीत करने के लिए। अब कल परसों में फिर बात करेंगे कि क्या कन्फ्यूज़न दूर हुआ या डील हो गई। अब रचित जी ये बताएं, ये बार बार कन्फ्यूज़न आता है, बार बार डील की बातचीत शुरू होती है, मार्केट थोड़ा संभलना शुरू हो जाता है। लोगों को ये डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि माल बेच दिया और पता लगा डील हो गई तो माल फिर मिला ही नहीं, जीवन में नहीं मिला। और अगर माल नहीं बेचा और डील नहीं हुई तो माल जीवन भर आप ही के गोदाम में रखा रहेगा, ये बिकेगा नहीं। अब मतलब ऐसी स्थिति को कैसे सॉर्ट आउट करें?
देखिए सर, इसमें ना दो पॉइंट हैं। और ये पॉइंट ना बहुत अच्छा एक आपने रेस किया जिससे हम एक क्लैरिटी ला सके। क्योंकि सर अभी जो कार्नेज आए हैं ना मिड कैप और स्मॉल कैप में, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स, मतलब मनी लाइन फैमिली के बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो थोड़े से विचलित हैं कि इंडेक्स जब चढ़ता है तो हमारा शेयर नहीं चलता, इंडेक्स जब टूटता है तो हमारा शेयर टूट भी जाता है, कार्नेज में हमारे ही शेयर की पिटाई होती है। एक बात समझिए, प्रैक्टिकली ये पूरा साल उठा के देखेंगे ना, दिस एंटायर ईयर हैज बीन ईयर ऑफ कंफ्यूजन। और सर मैं आपसे एक बेसिक बात बोलता हूँ, आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि आरबीआई के रेट कट के बाद जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट बिहेव कर रहे थे, इंडियन बॉन्ड मार्केट, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा तो दिखाई नहीं रहे थे कि रेट कट आई है। वो इन्वर्स रिएक्शन में बैठे हुए थे। कंफ्यूजन बहुत जगह है। अब एक तो हो गई बात ये कि आप देखिए पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंफ्यूज्ड है, इसलिए मार्केट भी एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहा, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ दी कमेंट्री भी कही थी। इसके साथ साथ सर एक और चीज ये अनसर्टेनिटी जरूर है। बट क्या ट्रेड डील नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, ट्रेड डील होगी जरूर, ट्रेड डील करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जितना सस्टेनेबल हमारे लिए नहीं है बिना यूएस के या मेजॉरिटी यूरोप के मार्केट्स के बिना एक ग्रोथ को, अपनी मोमेंटम को मेंटेन करना, उतना ही उनके लिए भी हमें एक ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं वो रेडी वाले की तरह खड़े हो गए हैं, साहब माल ले लो माल ले लो, उनको भी हमारे माल की ज़रूरत है। इसलिए वो भी एक एफर्ट ले रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम भी थोड़े से रिजिड हैं, वो भी थोड़े से रिजिड हैं। मेरे हिसाब से सर वो होता है ना कि एंड ऑफ द एंटायर डील थोड़ी सी मसल फ्लेक्सिंग होती है। मतलब ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम रियल एस्टेट डील भी करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे एक दो मीटिंग्स और हो जाती हैं, फिर भाव फाइनल होता है। तो मैं समझता हूँ वही वाली सिचुएशन आ रही है। ट्रेड डील नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, बट हाँ खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ जाके होती है। और जैसे ही होगी ना, तो मैं समझता हूँ एक डायरेक्शनल मूव मार्केट में भी आएगा। एफआईआईएस का भी इंटरेस्ट वापस आपके मार्केट में जनरेट होगा, डीआईआईएस तो माल खरीदे ही जा रहे हैं। आपके स्मॉल कैप मिड कैप में भी ग्रेजुअली मूवमेंट आएगा ही आएगा। जल्दी से वरुण भाई, वेल्सपन लिविंग, कल बात कर रहा था ना मैं कि ये जब जब ट्रेड डील की बातचीत शुरू होती है, ये काउंटर अपने रंग दिखाता है। देखो, बातचीत सुस्त हुई थी तो 148 से 130 आ गया, फिर आज 141 जाकर बैठ गया। मतलब ये एटलीस्ट मन लगाए हुए है शेयर। पैसे कितने कमा रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन मन लगा के रखा हुआ है शेयर ने। अभी इसमें मतलब पैसा भी लगाना है या मनी केवल देखते रहें इसको? जी विवेक जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जो वेल्सपुन लिविंग जो न्यूज़ पर एक काफी बड़ा रिएक्शन करता है। और हमारी जब बात हुई थी कल के सेशन में, तो हमने जब बात किया था कि 125 126 के अच्छे लेवल्स है। और जो वेल्सपुन लिविंग वन अपना 200 एसएमए के नीचे जो कारोबार कर रहा था, अब जो शिफ्ट आया है वो अपना 200 एसएमए के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और डेली पर आप जो 200 एसएमए के साथ बेस बन के अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 145 का एक हमने कल भी बताया था कल के सत्र में कि 145 का एक आपका एक लेवल है। अगर वहां से क्लोज मिलता है तो 165 के लेवल आ सकते हैं। विवेक जी देखिए, बिल्कुल एक रेंज में चल रहा है स्टॉक, 165 से लेके 110 के अंदर। 110 के आसपास एक बेस बना है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 125 के आसपास सपोर्ट ले रहा है स्टॉक अब। और 145 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा, अपर एंड ऑफ द चैनल, अपर एंड ऑफ द जो रेंज है 165, वहां पर आ जाने की संभावना है। तो काफी पॉजिटिव है। और अगर 125 के आसपास कोई भी गिरावट आती है, आप बिल्कुल यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 115 का। ठीक है। तो वेल्सपन लिविंग जो कि इन ट्रेड डील से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित शेयर, इस पर मूव जरूर देखने के लिए मिला। लेवल्स आप ध्यान रखें। एक काउंटर और वरुण जी, अब जाने से पहले एक दो काउंटर आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जीएसडब्ल्यू एनर्जी, जीक्यूजी ने कल 676 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। करीब 1.5 करोड़ शेयर 444 के भाव पर बेचे गए हैं। जीक्यूजी की होल्डिंग 1.79% से घट के 0.92% हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इतना बड़ा बेहतरीन इन्वेस्टर थोड़ा अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? जी देखिए विवेक जी, स्टॉक तो काफी दिनों से आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है। करीबन एक रेंज यहाँ पर बनाने की कोशिश की थी, करीबन 500 से लेके 557 के बीच में। वहां से हमें ब्रेकडाउन मिला है, और ये खबर के चलते आई थिंक जो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो स्टॉक ने पहले ही ब्रेकडाउन दिया था, और करीबन 450 के आसपास के हमने लेवल्स देखे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और मंथली चार्ट पे भी जो बेस बना था काफी अच्छा, तो वो बेस भी टूट रहा है यहाँ पर।
बट एक जो ऑलरेडी निवेशित है और उनके लिए एक अच्छी बात है कि वीकली के 200 SMA के आसपास यहाँ पर स्टॉक हो सकता है अपना जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू ना कर और यहाँ पर एक बेस बना के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर सके। बट हाल फिलहाल नई एंट्री यहाँ पर करनी चाहिए बिल्कुल ना है, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 200 SMA से काफी नीचे है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, बट यहाँ पर नई फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। स्टॉक पहले बेस बनाए, ब्रेकआउट मिलता है तब हम यहाँ से कोई नई एंट्री कर सकते हैं। रचित भाई, आपको क्या लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर जीक्यूजी जैसे बड़े इन्वेस्टर निकले हैं, अदानी में घुसे थे तो अदानी शेयर एक बार तो अच्छा सपोर्ट ले गए थे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद, अभी क्या करें जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर? सर देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक सेलिंग जरूर आपको देखने को मिली है, और अभी ये जो प्रैक्टिकली एक डील हो रही है, इस पे मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपको फर्दर डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। बट सर अगर आप ये देखेंगे ना, पूरा सेक्टर ओवरऑल आप देखेंगे पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन का कहीं ना कहीं प्रेशर में ही चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी बिग रिएक्शन, बट हाँ, आपको एक बार ये 432 रुपए तक का एक लेवल आता हुआ दिख सकता है। इसमें रिवर्सल के साइंस आपको कब दिखेंगे, वो थोड़ा सा दूर बनता है। मतलब अब मैं आपको 455 रुपए पे इतना ऊपर का लेवल दूंगा तो आप बोलेंगे कितनी वेग बात कर रहा है। बट जिस तरीके का ऑल द ईयर राउंड हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है, जब तक 512 रुपए के ऊपर नहीं जाता, मेरे को साइंस ऑफ रिवर्सल अभी तो नहीं दिखते। ठीक है, ठीक है वरुण जी, 11 बज गए हैं, 11:01। अब आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर आपसे तभी ले लेंगे सारे शो का। तो फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा F&O डेटा वगैरह देखिए, पढ़िए, फिर बताइए 12 बजे क्या मसालेदार चीज़ें लेकर आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अब हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ने वाले हैं, बस 1-2 मिनट में। प्रदीप जी आज मुंबई में होंगे आई थिंक। रचित जी मुंबई में है ना, आपको तो पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, वो अरे बिल्कुल सर, वो तो इनफैक्ट थोड़ा सा लेट हो गए। वो इंडिगो ने थोड़ा सा इशू कर दिया, वरना वो कल ही बॉम्बे होने वाले थे। अच्छा, चलिए इंडिगो की बात की तो इंडिगो की बात कर लेते हैं। इंडिगो सरकार को इंडिगो के लिए ये बताया गया है कि भाई आप अपनी 10% फ़्लाइट्स कम कर लो, आदेश दिया गया है। अभी कंपनी की करीब औसत 2145 फ़्लाइट्स डेली उड़ती हैं, जिसमें अब 215 फ़्लाइट्स इनको कम करनी होंगी। देखिए, सरकार ने आदेश दे दिया तो ठीक है, वरना वैसे भी कम हो ही रही थी, क्योंकि उनके पास पायलट्स की कमी है, ग्राउंड स्टाफ की कमी है, तो वो सारा उनका मिसमैनेजमेंट एक बार में हो गया है। पिछले 7 दिनों में कंपनी की 4500 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और फरवरी तक 158 पायलट्स कंपनी कह रही है कि हम ऐड कर लेंगे, और अगले दिसंबर तक 742 पायलट्स हायर कर लेंगे। इस प्रॉब्लम के चलते इंडिगो के शेयर में अच्छी खासी एक गिरावट देखने के लिए हमें पिछले कुछ सत्रों में मिल गई है। एक अचानक से एक बड़ा इशू इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया। ये शेयर जहां पर 28 नवंबर को करीब 5960 के आसपास चल रहा था, वो अब 4900 की रेंज में आ चुका है। 1000 रुपये ये नीचे आ चुका है। रचित भाई, ले लें या अभी भी रुकना है? देखिए विवेक सर, जो आपने एक स्टार्टिंग कमेंट्री में कहा ना कि इतनी कम करी थी, इतने तो ऑलरेडी कम उड़ा रहे थे, ये रियलिटी कि इतने तो कम रचित भाई, ऑलरेडी। एक सेकंड रोकूंगा बस आपको, सॉरी। ये जो इंडिगो की फ़्लाइट से हमारे परेशान एक हमारे दर्शक वो हमारे मित्र हैं प्रदीप जी, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको, रचित सर को, उन सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, मैं अभी इंडिगो पर बात कर रहा था, तो आपको ज्वाइन करवाने से पहले तो रचित जी कह रहे थे कि इंडिगो के चक्कर में प्रदीप जी को कल मतलब टाइम से जहाँ तक जाना था मुंबई में, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये एयरपोर्ट पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं, मतलब लोग गुस्से में हैं, क्या चक्कर क्या चल रहा है? सर उसके अलावा एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ही हैज पेड 3x द प्राइस। अच्छा, 3x द प्राइस। हाँ। अरे आपको तो सब कुछ पता है। प्रदीप जी आप भी कुछ बता दें। देखिए, जो ओवरऑल ये जो इंडिगो का सीन हुआ है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, चलो सर हमारा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं कि मैंने टिकट करवाया था कल रात का, वो मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे रिफंड भी मिल गया। एक सर्विस चार्ज उन लोगों ने कटा था और बाकी का रिफंड मुझे मिल गया। वही 9000 का प्राइस मुझे 30,000 दे के करना पड़ा एयर इंडिया में। तो अभी अच्छा, बीच में क्या हुआ, एक तरफा थोड़ा क्राइसिस आया
और स्पाइसजेट, एयर इंडिया, जितने भी अदर्स एयरलाइंस कंपनीज है, उनका प्राइस 3x 4x 5x इनफैक्ट ये इंक्रीज हो गया। सो कहीं ना कहीं सर लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लिया नहीं, क्योंकि ये जो इश्यूज था, ये सबको ऑलमोस्ट पता था मैनेजमेंट पे कि ये होने वाला है कहीं ना कहीं। सो अगर आपको पता है पहले से, और कुछ रेगुलेशंस चेंज होने के कारण जो इशू होना है, सो आप पहले से इन्फॉर्म करते हैं ना लोगों को। बहुत सारे लोग तो सर शादी में पहुंच नहीं पाए, बहुत सारे लोगों का मेडिकल इमरजेंसी था सर, वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए और इशू हो गया। बहुत सारे लोगों का फॉरेन में ट्रिप था, वो कैंसिल हो गया। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिगो का चार्ट भी ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 20% तो नीचे आ ही गया है। सो मेरे साथ हुआ था सर, मेरा मुंबई का फ्लाइट था कल, और उसको मैंने कैंसिल करके फिर से आज को मैंने एयर इंडिया का जो है वो उसमें फ्लाइट बुकिंग किया है टिकट, और उसमें भी 2x एक्स्ट्रा पैसा दे के। बिल्कुल। तो ये स्थितियां, अच्छा ये चीज़ सुन के इंडिको के जो शेयर होल्डर है वो खुश भी हो रहे होंगे, जो बेचारे परेशान घूम रहे हैं कि भाई प्राइस तो कम से कम कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, 10% फ्लाइट कम हुई लेकिन रेट तो 50% रिवाइज हो ही गया एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। सर आजकल होता क्या है ना, आज 10,000 की चीज़ 30,000 में मिल रही है, ठीक है, अब ये घट के 10,000 नहीं आएगी, ये 15,000 पे सेटल हो जाएगी या 16,000 पे हो जाएगी। ऐसा अक्सर ट्रेंड देखा गया है अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे। हाँ रचित जी बताएं। सर इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो आ चुका। हाँ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नहीं मैं स्टेटमेंट दे फेयर दिया। को लेके इंटरवेंशन कह रहा हूं, मैं अभी तो फ्लाइट्स को फेयर को लेकर लेके इंटरवेंशन। सर, हाँ फेयर को लेके, फेयर को हाँ लेके आ गया ना सर कि वो, आप 500 से 1000 किलोमीटर इतना करेंगे, 1000 से 1500 किलोमीटर इससे ऊपर नहीं जा सकते, है ना। हाँ एक चीज तो ये हो गई सर। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सर क्या मैं बातें करते करते भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा हाँ मैं अभी ऐड कर देता हूँ। सर इंडिगो की प्रॉब्लम तो आपने देख ली, बट अभी हाँ जैसे प्रदीप भाई एक बात आपको बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल जो था वो रुक गया, हाँ बहुत सारे मैरिज सीजन में प्रॉब्लम आ गई। सर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि आप यू आर डूइंग मोर देन 60 to 64% ऑफ द डोमेस्टिक ट्रांजिट ऑफ द कंट्री, राइट। if you come to a halt on such a peak wedding season and festive season put together, सर ये प्रॉब्लम बनती है। मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूँ मेरे क्लोज रिलेटिव्स में कि उनके 200 कमरे बुक थे शादियों के लिए, 4 दिन के लिए पूरी फैमिली नहीं पहुंच पाई है। सो अब वहां क्या हो रहा है, नहीं पहुंच पाई, वो इंडिगो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, होटल से झगड़ा, ये सब चीजें चल रही हैं, पैसा लेने की बातें हो रही हैं। इंडिगो को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके साथ साथ जो हमारा एक ट्रैवल का मोमेंटम था ना, वो भी कहीं ना कहीं एक हॉल्ट पे आ गया। और हर आदमी सर बोलता है अरे फालतू अभी मैं करूंगा, फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, रहने दो, आसपास ही कहीं अपन घूम घाम के देख लेंगे, दिसंबर शांति से बिता लेते हैं, इन लोग को अपना पूरा का पूरा सिचुएशन ठीक कर लेने दो। उसके चक्कर में मुझे लगता है सर जो हम एक ट्रैवल टूरिज्म में, होटल इंडस्ट्री में और जैसे कि आपके जो वीजा और ये सारी कंपनीज हैं, BLS इंटरनेशनल, इन सब में जो एक अप ट्रेंड देख रहे थे ना, वो एकदम से एक जॉल्ट पे आया है। अब मैं अगर इंडिगो की भी आपसे बात करूं सर, ये एक न्यूज अभी सरफेस करती हुई तो लग रही है, मगर अभी हमको इनका जो पूरा का पूरा इन्होंने रिफंड किया है, क्योंकि सर वो भी एक प्रोसेस होता है, यू पे कैंसलेशन पेनल्टी, बिल्कुल। आप एयरपोर्ट पे बुकिंग करते हैं अपने फ्लाइट और उसकी उसका अलग फीस होता है। मुझे नहीं लगता ये रिवर्सल के लिए अभी भी तैयार हो रहा है। एक सपोर्ट है 4750, उस पे अगर मेंटेन कर गया तो हम तब भी मान सकते हैं, वरना अभी फर्दर डाउनसाइड हो सकता है। और पूरा का पूरा होटल, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट, जैसे कि GMR एयरपोर्ट के लिए भी हमने कमेंट्री कही थी कि अभी यहाँ से आपको और कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर जो है ना उसको हिला दिया, और वापस से सर वो डियोपोली वाली जो बात है ना, वो हमारे देश की बाहर आती हुई दिखी है। बिल्कुल, इसीलिए सरकार चाहती भी नहीं, ये शायद लेसन होगा सरकार को कि टेलीकॉम में भी ऐसा ना करे। कल को भारती एयरटेल और जियो अगर बैठ गए तो कोई तीसरा संभालने वाला है नहीं। देखो MTNL के भरोसे तो अब सरकार नहीं चलती, वो कंपनी पर नहीं दोनों चल में रही। से एक भी बैठ गया ना तो हाँ भी तो हम भी, लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ तो ये सरकार को शायद एक लेसन तो मिल गया होगा, और इसीलिए आइडिया का शेयर भी चल रहा है और GMR का गिर रहा है। वो एयरपोर्ट पर यूसेज चार्जेस लेते हैं, आप देखो 109 रुपये तक चला गया था GMR एयरपोर्ट का शेयर, अब 98 रुपये की रेंज में आ गया, 10% गिर गया पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। 3-4% तो मैं मान सकता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो कार्नेज आया उसमें गिरना चाहिए था, लेकिन 10% गिर गया, ये कुछ ज़्यादा है। और
केवल 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये बिल्कुल इंडिगो अच्छा की सर, नाइट पर ही इसमें एक चल रहा और है। चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये अपनी एयरपोर्ट फीस जो थे ना वो रिवाइज करने वाले थे। आप हाँ। देखिएगा दिसंबर स्टार्टिंग में एक अनाउंसमेंट आया था कि अडानी और जीएमआर मिलके बॉम्बे, दिल्ली और कुछ की एरियाज की ना एयरफोर्स एयरपोर्ट फीस बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले थे। अब सर सब ठंडे बस्ते में गया मामला एक बार। बिल्कुल। अदानी तो जो अच्छा करने चलते हैं तो उनके साथ खराब पहले हो जाता है, ये पता नहीं क्या होता है उनके साथ। एनीवेज, लेकिन वो तो एक रेगुलेटरी चीज़ है। उसमें तो सरकार एक हर 3 साल में या 5 साल में कुछ ऐसा बिल लेकर आती है जिसमें वो रिवाइज होते हैं रेट। वो तो देखा जाएगा। लेकिन एक काउंटर और, प्रदीप भाई, सम्मान कैपिटल, इसको देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको अबू धाबी का एक फंड है आईएचसी जो कि खरीद रहा है, उसको सीसीआई की मंजूरी भी मिल गई है। आईएचसी कंपनी में 43.46% स्टेक खरीद रहा है। 8,850 करोड़ रुपए की स्टेक बाइंग होगी। आईएचसी अब कंपनी का नया प्रमोटर बन जाएगा। पहले समीर गहलोत हुआ करते थे जो कि इंडिया बुल हाउसिंग के प्रमोटर हुआ करते थे। इसका नाम चेंज होकर सम्मान कैपिटल हो गया और वो तो अब लंदन भाग चुके हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। ये जो डील है ये 139 रुपये पर शेयर पर होने जा रही है। आईएचसी उसके अलावा 43.46% के अलावा 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी लाएगा। अब पूरी कंपनी एक्वायर हो जाएगी, सम्मान कैपिटल एक नए हाथों में चली जाएगी, नया प्रमोटर मिल जाएगा। पुराना प्रमोटर इंडिया में है भी नहीं, भाग चुके हैं। अब ऐसे में ये शेयर भी भागेगा कि सर, प्रदीप जी? देखिए, ओवरऑल एक रैली ना सर इसमें रिसेंटली आ चुका था, यही न्यूज़ बहुत टाइम से ही चल रहा है ऑलरेडी। सो अब रिसेंटली देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक आया था ऑलमोस्ट 190 के आसपास। सो हमने रिकमेंड भी किया था एक बार 140 से, और उसके बाद 175 के आसपास मेरा टारगेट था, वो अचीव हुआ, 190 तक भागा। उसके बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। चार्ट सर अभी भी वीकनेस ही है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास स्टॉक है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 129 130 के अप्रोक्स आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर 130 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है एक बार वीकली बेसिस पे, आपको वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी सर चला हुआ है और उसके बाद अभी भी करेक्शन मूड पे है। और ये जो आज ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट व्यू है तो फिर आप बने रहिए। लेकिन अभी इमीडिएटली इस न्यूज़ के चलते मैं ज़्यादा कुछ मोमेंटम अभी नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट आप देखेंगे डे हाई भी था 147.39, वहाँ से थोड़ा नीचे भी आया है। तो कहीं ना कहीं बने रहने का सलाह होगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 129 130 एक सपोर्ट है, वहाँ पे मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। लेकिन फ्रेश बाई इस न्यूज़ के आधार पे आपको नहीं करना चाहिए जी। किस न्यूज़ के आधार पर करें सर? आप देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके से ये 143 144 के आसपास का प्राइस है ऑलरेडी सर, सो मेरे को लगता नहीं कि इस जोन पे करना चाहिए। ये कंफर्मेशन ना फिर से आएगा 170 के ऊपर। 170 के ऊपर अगर मोमेंटम होता है तो देन इसमें फिर से एक जान आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कंसिडरेशन रेंज पे फंसने वाला है। 1-2 महीना टाइम चाहिए होगा। जिस तरीके का टॉप बन चुका है 190 के आसपास, ये फिर से ऊपर आना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। 170 के ऊपर फिर से इसमें जान आएगा, लेकिन अभी तो सर कुछ नहीं करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। रचित भाई, यही सवाल मेरा आपसे होगा। मतलब ये कंपनी बिक रही है, अभी ये जो 190 से 140 आया था, इसमें हुआ क्या था कि इसके कुछ दफ्तरों पर छापे वापे पड़ने की खबर आई थी। तो फिर कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि ये जो भी इंक्वायरी वगैरह हुई हैं, वो बेसिकली पुराने प्रमोटर से जुड़े हुए केस थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर ये काउंटर फिर उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज आ गया, ये उसके चक्कर में गिर गया। अभी आपको लगता है कौन सी न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए? देखो, एक कंपनी है, उसका प्रमोटर चला गया, एक नया इन्वेस्टर मिल गया, बिक गई कंपनी। अब ऐसी क्या चीज़ चाहिए इस कंपनी को जो फ्यूल मिले, या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं सर, देखिए ऐसे तो नहीं पड़ा रहेगा। एंड वेरी फ्रैंकली जिस तरीके से, क्योंकि होता ही है ना सर, आप एक नए प्रमोटर अगर आ रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दे माइट बी सीइंग समथिंग इन द बिजनेस, और वही एक कारण है। वरना ऐसे अनसर्टन टाइम्स में पीपल डोंट कम आउट इन ओपन और ऐसे एक्विजिशन करते हैं। कितने हमने देखी भी है कंपनीज। उसके साथ साथ एक और भी न्यूज थी सर जो कल आई थी, ओमैक्स, इसको 700 करोड़ का अपना डेट रीपेमेंट करने की बात हो रही थी और वो सारी हो रही थी। तो एक अच्छा कार्नेज हमने देखा है, जितनी नेगेटिव न्यूज थी वो भी कहीं ना कहीं आती हुई देखी है। अब इसमें एक जो डिफरेंस आ जाता है कि जिन लेवल्स पे ये है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ सस्टेन करना चाहिए अभी। मतलब ऑफ कोर्स मैं प्रदीप भाई की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि एकदम से यू शुड नॉट जंप द गन।
दो चीजें हैं जो देखनी होंगी, एक तो नया मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोसेस आगे करता है कंपनी को वापस से, क्योंकि सर इसको अब रीफाइनेंसिंग की भी जरूरत पड़ने वाली है, वो किस तरीके से जनरेट होती है वो भी हमें चीज नोटिस करनी होगी। और जहां लेवल्स की हम बात करते हैं, ये अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही आपको होवर करता हुआ दिख रहा है, और मैं समझता हूँ भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। 134 से 146 क्लोजिंग बेसिस ये लेवल्स हैं जो कि इसकी रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता, एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं जैसे जैसे हम पूरा प्रोसेस आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इट्स पॉजिटिव, मतलब और ज्यादा डाउनसाइड अभी मुझे नहीं लगता कि आपको आता हुआ दिखेगा। मगर हाँ, इसमें एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। किस तरीके से, जैसे कि अभी आपको बताया भी फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्या स्टेक्स होंगे, कैसे होंगे, जब भी आपको ये 152 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा और ये हायर लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखेगा। एक बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, बट आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। तो एक लेवल को ब्रीच करे उसके बाद पोजीशन बनाए। क्योंकि मैं इसकी पी और ये देख रहा था, 9.37 का पी मल्टीपल चल रहा है, कुल 270 की बुक वैल्यू। अगर देखें इसमें सब कुछ ठीक है और नया इन्वेस्टर आता है, वो बोलता है कि प्रमोटर की भाई बुक्स वगैरह ठीक हैं, क्लीन है, तो फिर ये फाइनेंशियल रिलाई करने वाले हैं। अगर इनमें कल को कोई दिक्कत हो जाती है कि ये फाइनेंशियल में कुछ फैब्रिकेटेड थे, दिखा रखे थे, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि कोई प्रमोटर ही नहीं है पिछले 1-1.5 साल से, तो जो भी मैनेजमेंट रहा होगा उसने ईमानदारी से ही दिखाए होंगे, उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारा अच्छा थोड़ा सर, सा इसमें एक और चीज ये भी है ना कि अगर आप एक कंपनी एक्वायर कर रहे हैं तो यू ऑब्वियसली डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। तो वो मेरे हिसाब से इसीलिए सर, वो जो अपनी बात है ना, जो आप भी कहना चाह रहे हैं कि भाई अब तो द वर्स्ट इज ओवर, वही देखने को लग भी रहा है सर। बट वही ना, अब हालत क्या हो गई है, हम लोग की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो बोलते हैं ना कि दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हम लोग हाँ। वैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी पिटाई हो चुकी है और इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है और इतना सब कुछ हो चुका है ना कि इसके बाद ऐसा नहीं नहीं, संभल के चलो भैया, कल को कुछ और न्यूज आ गई पता भी नहीं लगेगा। मतलब मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, केआरबीएल लास्ट हम्म। वीक ही हमने अपने कवरेज में डाला था, और हाँ। जिस तरीके से केआरबीएल ने कल काम किया, हमने कहा भाई इसका तो अमेरिका एक्सपोजर भी नहीं है तो भी ये क्यों टूट रहा है। तो क्या होता है ना कि कई कबार आप सारी ड्यू डिलिजेंस कर लेते हो बट चीजें हेवायर हो जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सेफर साइड है। बट हाँ, वैसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये पोजीशन है, मैं कहूंगा भी बने रहें, कोई परेशानी वाली बात दिख नहीं रही है। बिल्कुल रचित भाई, और केआरबीएल भी कल नीचे आकर ओपन होकर और फिर अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ। आप आधी स्टोरी बता रहे हो, ये दर्शकों को ऐसे मत, बेचारों को उनका प्रोत्साहन दूर कर वो करो, पूरा सर मगर ईमानदारी एक से बात बताओ। तो डर लग जाता है ना। और होता क्या है सर, मैं आपको बताऊं हम लोग का काम कैसा है। हम लोग का काम ना बिल्कुल एक, सर फैमिली मैन में ना एक डायलॉग था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको रोज लड़ाई करके रोज जीतना होता है, और हाँ। टेररिस्ट को एक बार ही जीतना होता है। तो सर हमारा एक स्टॉक भी अगर ऐसा हो जाता है ना जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा बातें करी थी और पिट जाता है, तो उसके लिए फिर हम ट्रोल हो जाते हैं। जिनमें बिल्कुल। लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं उनकी तो कोई बात नहीं होती है। तो सर हमारी हालत ना बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसी वाली है कि भैया करते रहो काम, कहाँ बम फट जाए पता नहीं लगता है, इसलिए संभल के चल रहे हैं सर। आजकल रेलवे में भी हम फुल स्कैनिंग कर रहे हैं, बसों में बिल्कुल। भी फुल स्कैनिंग कर रहे हैं।